हाँ, तो पिछली क्लास में हमने किया था, थोड़ा बायोन्सी के बारे में बताया था आप लोग को। बायो एंड फोर्स क्या होता है ये बताया था। इसमें सम फोर्सेज इन नेचर की बात हो रही थी। तो इसमें और एक फोर्स देखिए सामने आता है, ठीक है, और वो है स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग कैसे फोर्स देता है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। देखिए जो स्प्रिंग का फोर्स होता है ना, उसका एक्सप्रेशन होता है फोर्स ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। अब आप बोलेंगे के क्या है, एफ एस क्या है। सबसे पहले तो एफ एस का मतलब समझिए स्प्रिंग फोर्स होता है, यानी एक तरह से स्प्रिंग जो टेंशन देता है, ठीक है। तो टेंशन लाइक होता है, हमेशा टूवर्ड्स द स्प्रिंग लगेगा। किधर लगेगा? टूवर्ड्स द स्प्रिंग लगेगा, ठीक। लेकिन टूवर्ड्स द स्प्रिंग तब लगेगा जब एलोंगेटेड होगा। स्प्रिंग के साथ दो काम हो सकते हैं ना, या तो एलोंगेट हो सकता है या कंप्रेस हो सकता है। अवे फ्रॉम स्प्रिंग लगेगा व्हेन कंप्रेस्ड। समझ रहे हो? और ठीक से समझो, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके बारे में भी बताना होगा, ठीक है। और जो एक्स होता है इसका नाम होता है इलोंगेशन या कंप्रेशन। इलोंगेशन और कंप्रेशन। तो इन तीनों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ना स्प्रिंग के 3 फेजेस बना रहा हूँ आपके सामने। यहाँ बनाता हूँ। मैंने ये एक स्प्रिंग बनाया है, ये एक रिलैक्स स्प्रिंग है, यानी इसमें ना तो इलोंगेशन है ना कंप्रेशन है। नो इलोंगेशन, नो कंप्रेशन, ठीक। समझ आ रही बात? उस कंडीशन में इसके दोनों एंड्स के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं होगा। ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं ए और बी, यहाँ फोर्स नहीं होगा, फोर्स ज़ीरो होगा। फोर्स ज़ीरो, फोर्स ज़ीरो। कुर्सी चाहिए तो आ जाओ, ले जाओ। तो रिलैक्स्ड स्प्रिंग के दोनों एंड पे कोई भी फोर्स नहीं है। अब मैं आपको यही स्प्रिंग का एक और स्टेट दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग जो हो गया ये एलोंगेट हो गया, ए और बी यहाँ आ गया, ठीक। अब पहले इसका लेंथ जो था उसको हम एल मान लेते हैं, इसको हम रिलैक्स्ड लेंथ कहेंगे। एल को क्या कहेंगे? रिलैक्स्ड लेंथ। ठीक है, एल इज़ रिलैक्स्ड लेंथ, ठीक। तो अब इसका जो नया लेंथ हो जाएगा वो एल प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है? एलोंगेशन, ठीक है। अभी कंप्रेशन तो बाद में आएगा। तो इस कंडीशन में इसके दोनों एंड पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो स्प्रिंग की तरफ होगा। मतलब ये वाला एंड इधर फोर्स देगा और ये वाला एंड, चाहे इसके ऊपर जो भी कनेक्टेड हो, ब्लॉक कनेक्टेड हो या इसको किसी ने पकड़ के रखा हो, जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। बोली डायरेक्शन समझ में आ रही है? यस सर। एक और डायग्राम इसका बना रहा हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। ये भी वही स्प्रिंग है, ये देखिए। अब आप गौर से देखिए, अब इसकी नई लेंथ जो है वो L माइनस एक्स है। एक्स का मतलब क्या है बताइए? कंप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो नेट नेट ये एक्स कंप्रेस्ड है। तो उस कंडीशन में इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे ए और बी, वो फोर्स देंगे बाहर की तरफ, धक्का देंगे। जो भी पकड़े हुए है या जो ब्लॉक यहाँ कनेक्टेड है उसको ये बाहर की तरफ पुश करेंगे। तो क्या डायरेक्शन हम समझ चुके हैं? यस सर। तो इसीलिए वेक्टर एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन होता है। इलोंगेशन का भी विरोध करता है, कंप्रेशन का भी विरोध करता है। इलोंगेशन होगा तो वापस आना चाहेगा, कंप्रेशन होगा तो फैलना चाहेगा।
इसलिए स्प्रिंग फोर्स में माइनस होगा। दूसरी बात है, ये जो एफ स्प्रिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और नेगेटिव होगा इलोंगेशन या कंप्रेशन के, ये रूल लगता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो होता है के। तो फॉर्मूला ये बन गया। अब ये जो के है इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग के ऊपर निर्भर करने वाला कांस्टेंट होगा। तो ये जो के होता है, ठीक, ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड ज्योमेट्री, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल सबसे पहले, है ना, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो, ठीक है, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आप एक स्प्रिंग को काटते छाटते हैं खाली, तो ना तो आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेंगे और ना पर सेंटीमीटर जितने टर्न्स हैं वो बदलेंगे, टर्न्स भी सेम ही रहेगा। तो उस हालत में के का डिपेंडेंस एल पे होगा। ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ मैं बता दूँ आपको, ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल मतलब है लेंथ। के डिपेंड्स ऑन रिलैक्स लेंथ एंड हाउ इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन रिलैक्स लेंथ। मतलब लेंथ छोटी होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसको दो बराबर भागों में काट देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के था इनिशियल पार्ट का, दो भागों में काट देंगे तो दोनों का जो के हो जाएगा वो 2k हो जाएगा, ठीक है। बंद करके आओ क्या? अबे खुला है बे। एफ एक्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव के है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा अगर एफ एक्स वर्सेज एक्स के ग्राफ बनाएंगे। इमेजिन कीजिए अगर मैं यहाँ पे स्लोप वर्कआउट करूँ डी एफ एस बाई डी एक्स, तो क्या इसका आंसर माइनस के नहीं आएगा? तो इसका जो स्लोप होगा वो माइनस के होगा, इसीलिए नेगेटिव स्लोप वाला लाइन बनाया। बोलिए इतना समझ में आया? अब चूंकि स्प्रिंग इतना दूर तक पढ़ा दिया है तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट ये है, जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग है, ठीक है, और ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है। देखिए ध्यान सुनिए, स्प्रिंग वर्क एनर्जी में नहीं है, स्प्रिंग लॉज ऑफ मोशन नहीं है, तो डिस्कशन बंद। जहाँ जो है वहाँ पढ़ा रहे हैं, सुनो ना यार, ठीक है। ये स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है। फोर्स कांस्टेंट से मेरा मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। इसको हम बराबर नहीं, 3 भागों में काट रहे हैं। इट इज कट इनटू 3 पार्ट्स, ठीक। इट इज कट इनटू 3 पार्ट्स of length ratio 1:2:3, ठीक। मैंने इसको बना दिया प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड के ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का के निकालिए। अभी समझ में आया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन समझिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स आप चेंज करेंगे नहीं। आप काटेंगे और जब वैसा ही स्प्रिंग और लाके जोड़ेंगे तो के का डिपेंडेंस केवल लेंथ के हिसाब से चेंज होगा। ना तो मटेरियल चेंज कर रहे हैं, ना आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज कर रहे हैं। अगर इसको स्ट्रेच करते तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज हो जाता है। पहले 1 सेंटीमीटर में 100 टर्न था, स्ट्रेच करेंगे तो हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर में 100 टर्न हो जाए, है कि नहीं। तो आप कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट आता है वो ये आता है कि के और एल का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल पार्ट्स। किसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल पार्ट्स? बिल्कुल ठीक बात। तो ये बताओ, इसका के हम लोग ओरिजिनल के तो हमें पता है कितना है, ओरिजिनल के है।
इसका के हम K1 मान लेते हैं, इसका के हम K2 मान लेते हैं, इसका के हम K3 मान लेते हैं। अब ये बताओ लेंथ रेशियो तो हमें दिया हुआ, तो क्या हम K1 का लेंथ ले सकते हैं L, K2 का लेंथ ले सकते हैं 2L और K3 का लेंथ ले सकते हैं 3L? ले सकते हैं ना। और ये तीनों प्रोडक्ट्स बराबर होंगे और ये तीनों प्रोडक्ट्स एक्चुअली K इंटू L के बराबर होंगे, जिसकी वैल्यू 6L है। 6L कैसे आई? अरे इसका लेंथ तुमने L माना, इसका लेंथ तुमने 2L माना, इसका लेंथ तुमने 3L माना, तो इन तीनों लेंथ का सम कितना हो जाएगा भाई? 6L ही होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? तो जो कैपिटल L दिया हुआ है वो 6L हो गया। अब आपका K निकल गया हर पार्ट का। कैसे निकल गया? आप पहले क्या करिए, आप पहले इसको और इसको ले लीजिए। तो बताइए K1 की वैल्यू 6 की आएगी कि नहीं आएगी? सही है। उसके बाद आप इसको और इसको ले लीजिए, तो बताइए K2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? ये इधर जाकर डिवाइड जाएगा 3K। उसी तरह से आप इसको और इसको ले लीजिए, K3 इक्वल टू 2K। अब बोलिए स्प्रिंग समझ में आ गया? काफ़ी पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग मैंने आपको समझा दिया अभी इसी सेक्शन में, ठीक है। तो जो भी चीज़ दी हुई है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ लेते हैं, फ़ायदा रहेगा। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण फोर्स के बारे में बात करेंगे, जो है फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रिक्शन किस होता क्या है। तो फ्रिक्शन एक्चुअली फोर्स भी होता है और फ्रिक्शन प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज़ द प्रॉपर्टी विच कम्स इन टू प्ले व्हेन टू रफ सर्फेसेस either slip or tend to slip with respect to each other. So friction is a property which comes into play when two rough surfaces either slip or tend to slip with respect to each other, and it gives to a tangential contact force called friction. ठीक है, ये हुआ फ्रिक्शन का डेफिनेशन। सो टाइप समझ में आ गया। ब्रॉडली दो कैटेगरीज हैं, स्टैटिक और काइनेटिक, और काइनेटिक में हो गया स्लाइडिंग और रोलिंग। अब स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं ये समझिए, पहले मतलब पढ़ लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? जिसकी नहीं फ्रिक्शन स्लिप कर जाएगा। स्लिप कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा ना। जब ऑब्जेक्ट में स्लिपिंग की टेंडेंसी तो हो, लेकिन एक्चुअल स्लिपिंग ना हो रहा हो, ठीक है। अब स्लिपिंग का टेंडेंसी किसको बोलते हैं और एक्चुअल स्लिपिंग ना हो रहा है, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, तब इसका मतलब समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं जब इंक्लाइन प्लेन पे हो, अगर इसको स्लिप करना है तो किधर स्लिप करेगा बताइए? टेंडेंसी किधर है स्लिपिंग की? डाउन द प्लेन, ठीक है। ये इसकी कोई फोर्स में नहीं बना रहा हूँ, ये मैं खाली इसकी टेंडेंसी बता रहा हूँ कि इधर ये स्लिप करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा बताइए? टेंडेंसी टू स्लिपिंग के अगेंस्ट लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. तो ये इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन है। क्लियर? लेकिन इसका अब ये तो रेस्ट में था, एब्सोल्यूट रेस्ट में। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट रेस्ट के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और एक एग्जांपल दिखाते हैं। अब इस सिचुएशन को देखिए, ए बी के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, लेकिन बी ए को साथ लेते हुए, कंधे पे बिठाते हुए स्लिप कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो बताइए ए और बी के बीच में किस तरह का फ्रिक्शन है? स्टैटिक। क्या यहाँ ए रेस्ट में है? नहीं। So as you can see, A is not slipping over B, still A is in motion. Obviously it is motion due to that friction itself. हैं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे यहाँ A और B के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक है। मुझे डिटरमाइन करना है डायरेक्शन ऑफ, ऑब्वियसली कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, F स्टैटिक ऑन A। ए पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन का मुझे डायरेक्शन प्राप्त करना है। तो बताइए ए की स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर बनती है? अर्नब बैकवर्ड बनती है। बिल्कुल सही। टेंडेंसी किधर बनती है? तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए बेटा? उस पर फॉरवर्ड लगना चाहिए। और यही फ्रिक्शन तो है जो इसको लेके आ रहा है इसके साथ। नहीं तो आखिर कोई फोर्स इस पर तो लगा नहीं है कि इसको वेलोसिटी मिल जाएगी किधर। सो इट इज़ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज़ पुलिंग दिस ए टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अगर इसको जोर से खींचेंगे नीचे वाले को, तो वो बी के रेस्पेक्ट में ए का स्लिपिंग किधर हो जाएगा? पीछे हो जाएगा ना। इसका मतलब उसका स्लिपिंग का टेंडेंसी किधर है बताइए? पीछे।
तो अब आपको क्लियर हो गया कि रेस्ट कंपलसरी नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। ऐसा है बॉडी मोशन में होते हुए भी स्टैटिक फ्रिक्शन रख सकता है। अब आइए हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, ठीक है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? अपोजिट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ स्लिप। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग की डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? सोचिए कि जो स्लिप करवाने वाला फोर्स है ना, जो कारण है जो उसको स्लिप करवा सकता है, अगर वो कारण जो है वो डोमिनेट करने लगे और वो स्लिप करने लगे तो किधर करता, उसके विरुद्ध में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बाद की बात है, बाद पे आएंगे, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द कॉन्ट्ररी लगता ही तब है जब स्लिपिंग हो रही होती है, देयर इज एक्चुअल स्लिपिंग गोइंग ऑन। और इसका डायरेक्शन निकालना इसलिए आसान होता है क्योंकि हमें स्लिपिंग दिख रही होती है, कौन किसके रिस्पेक्ट में किधर स्लिप कर रहा है। स्लिपिंग है क्या? एक तरह का रिलेटिव मोशन है। तो अगर मैं यहाँ बी के ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक लग रहा है, हाँ या ना, ग्राउंड और बी के बीच में। अब मैं पूछूँ काइनेटिक फ्रिक्शन बी के ऊपर किधर लग रहा है? तो जिधर स्लिप कर रहा है उसके अगेंस्ट में। स्लिप किधर कर रहा है? फॉरवर्ड। तो किधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर? बैकवर्ड लगेगा। समझ में आ गई बात? तो बी के ऊपर यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन जो ज़मीन का लगेगा वो किधर लगेगा? आइए ज़रा इसको बना लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी। बोलिए समझ में आ रहा है? अच्छा, बी के ऊपर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ए और बी सरफेस पे, वहाँ भी तो फ्रिक्शन लगना चाहिए ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है दोनों सरफेसेस पे। ये बताया था कल आपको। तो ये जो एफ एस लग रहा है ए के ऊपर, ये बी के ऊपर भी लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो बी को यहाँ दोनों फ्रिक्शन मिलेगा, ऊपर वाला एफ एस भी मिलेगा और एफ के भी मिलेगा, क्योंकि सेम कॉन्टैक्ट सरफेस पे दोनों बॉडीज के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई? इट इज द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन एक्चुअल स्लिपिंग इज टेकिंग प्लेस। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन की जो दिशा होती है वो स्लिपिंग के अगेंस्ट होती है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन पे हम बाद, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो टाइप अपने आप ही पढ़ा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही है, ठीक है, स्लाइड करने की वजह से। रोलिंग फ्रिक्शन पे हम बाद में आएंगे, ये भी एक तरह का काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये भी तब लगता है जब ऑलरेडी है ना हो रहा होता है मोशन, ठीक है, स्लिपिंग हो रही होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन पे अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से अभी हटा ही देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन रखते हैं, ठीक है। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में एक्चुअली जो फोर्स लगता है वो रोल करने के लिए लगता है, वो स्टैटिक लगता है, तो उसको स्टैटिक की कैटेगरी में रखना ज़्यादा बेटर होगा, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन के कैटेगरी में रखना उचित नहीं होगा। तो आइए, अभी तक हमने फ्रिक्शन में क्या पढ़ा उसको दोबारा एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है बताइए। फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी विच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू रफ सरफेसेस। फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी विच कम्स इनटू प्ले जब दो सरफेसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या तो स्लिप करे या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग रखते हैं, उस समय जो प्रॉपर्टी प्ले करती है फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। होता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में ब्रॉडली दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब वहाँ एक जगह पे टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तो होती है लेकिन एक्चुअल स्लिपिंग नहीं हो रही है। बॉडी रेस्ट पे भी हो सकता है, बिना रेस्ट के भी हो सकता है, जैसे कि ये डायग्राम दिखाया जा रहा है। इसमें जो ब्लॉक है लिखा हुआ है कि स्लिप नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो स्लिप करता तो ये समझ सकते हैं कि टेंडेंसी उसकी स्लिपिंग की किधर होती है, डाउन द प्लेन, तो फ्रिक्शन अप द प्लेन होगा, हाँ है ना, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगे वो रेस्ट में ही रहे। इसी के लिए दूसरा एग्जांपल दिखाया है, ए बी के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा, लेकिन अगर ए बी के ऊपर स्लिप करता, जोर से अगर बी पे फोर्स लगाए तो ए पीछे की तरफ स्लिप करेगा, तो उसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग पीछे की तरफ है, तो उस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। याद रखिए, मोशन से इसको मतलब नहीं है, उल्टा ये एफ एस मोशन करवा रहा है इस केस में, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए,
स्लिपिंग का मतलब रिलेटिव मोशन होता है, मोशन को कोई मना ही नहीं है, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब मोशन नहीं होगा, ये गलत कंसेप्ट है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लिपिंग नहीं होती और इम्पेंडिंग मोशन होता है, यानी टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? यही स्टैटिक फ्रिक्शन ए के बी के ऊपर किधर लगेगा? यही इन दोनों के जो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीचों बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्टैक्ट सरफेस, माइंड इट। मैं इस कॉन्टैक्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे बी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट लगेगा और इक्वल लगेगा, क्योंकि अगर ए की टेंडेंसी पीछे स्लिप करने की है बी के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली बी की टेंडेंसी ए के रेस्पेक्ट में आगे स्लिप करने की होगी, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा उस टेंडेंसी। काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? सो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन द स्लिपिंग इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एंड इट्स डायरेक्शन इज अगेंस्ट दैट स्लिपिंग, ठीक। कि बी जो है वो ग्राउंड पे तो स्लिप कर ही रहा है, बी जो है वो ग्राउंड पे स्लिप, आखिर वेलोसिटी किसी के पास तो है ना, तो बी ग्राउंड पे स्लिप कर रहा है। किधर स्लिप कर रहा है? आगे। तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड किधर लगेगा बताइए? पीछे की तरफ लगेगा। बोली समझ में आ गया? ये सबको क्लियर है? बी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन, रीजन एक्सप्लेन करो। बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर स्लिप कर रहा है? बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर स्लिप कर रहा है? बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? कौन सा लगेगा? काइनेटिक, क्योंकि एक्चुअल स्लिपिंग हो रही। सो व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स व्हाटसोएवर, कहीं फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बनेगा ही नहीं। अब आप इंक्लाइन प्लेन वाला एग्जाम्पल मत लीजिए, उसमें फोर्स है, उसमें इंक्लाइन प्लेन पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोर्स होता है ना जी। देखिए इधर, तो इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और स्लिप नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे सर उस पर भी तो फोर्स नहीं लग रहा था। तो वहाँ पे आप कह रहे थे भी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, वहाँ फोर्स लग रहा है। एन किसको बैलेंस कर रहा है? एन बैलेंस कर रहा होगा किसको? एम जी कॉस थीटा को, लेकिन एम जी साइन थीटा जो है वो नेट फोर्स की तरह वहाँ पे आ रहा है, जिसको फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। ऑब्वियसली अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन किसी न किसी को तो बैलेंस कर रहा होगा ना। तो फ्रिक्शन यहाँ किस नेट फोर्स को बैलेंस कर रहा है? हाँ, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर रखा हुआ ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन के अलावा फोर्स नहीं है, फोर्स है तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। When there is no applied force, there is no static friction. It comes into play the moment when there is applied force. As the applied force F increases, Fs also increases, remaining equal and opposite to the applied force up to a certain limit, keeping the body at rest, and hence it is called static friction. Static friction opposes impending motion, जिसको कि मैं tendency of slipping कह रहा हूँ। The term impending motion means the motion that would take place but does not actually taken place under the applied force if friction were absent. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो स्लिपिंग हो जाती, इम्पेंडिंग मोशन उसको कहते हैं, ठीक है। तो इम्पेंडिंग मोशन के हमेशा क्या करेगा बताइए? अगेंस्ट में काम करेगा। बोले समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, आइए अब एक सिंपल एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, हाँ सुनो, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है भाई साहब, इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो है ये आपका अप्लाइड फोर्स है, और आप इसको धीरे 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 करके बढ़ाते जा रहे हो। क्या करते जा रहे हो? ठीक। अभी इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? यहाँ पे स्लिपिंग हो नहीं रही है, नो स्लिपिंग, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से मामला चेंज होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसको एक्चुअल वैल्यू ना समझे। ये कुछ इस तरह की वैल्यूज़ के साथ वेरी करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्लाई आपने कितना फोर्स किया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ, ठीक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेट फोर्स कितना हुआ, और मैं थोड़ी देर के लिए बॉडी का मास 1 kg मान लेता हूँ, तो उससे मैं लिखूंगा कि इस पे ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितना हो।
बोलिए समझ में आया? Yes, sir. 10 kg मान लेते हैं, सही है? तो भाई मैं नहीं करते ऐसे, रुक जा, ठीक है? जीरो फोर्स आपने दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो डेवलप होगा, ठीक है? नेट फोर्स भी जीरो लगेगा, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? Self-adjusting. एफ स्टैटिक इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये आपके अप्लाइड फोर्स के साथ साथ, या कहिए कि जो फोर्स स्लिप कराने का काम करने वाला है उसके साथ साथ अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। आपने फोर्स थोड़ा और बढ़ाया, मान लीजिए आपने फोर्स बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है? नेट फोर्स अगेन कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। तुम यहाँ बैठना डिजर्व तो नहीं करते हो, क्योंकि बैठ के यहाँ गलत बोल रहे हो तुम खाली, ठीक है? तो पीछे भेज दूंगा तुमको, लास्ट बेंच पे बैठ के गलत बोलना। और ए नेट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बताओ? जीरो हो जाएगी। ऐसे करके ये काम चलता रहेगा। जैसे आप 20 बढ़ाएंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो बनाए रखेगा। इसीलिए तो इसको कह रहे हैं सेल्फ एडजस्टिंग। अब वैल्यू देख के दोनों को जोड़ मत दीजिएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर लिखिएगा ना तो इसमें आई आएगा तो इसमें माइनस आई आएगा, हाँ जी, फिर से एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक? लेकिन ये कार्यक्रम बहुत देर तक नहीं चलेगा, नहीं इन्फाइनाइट फोर्स आप बढ़ाते जाएंगे, इन्फिनिटी तक वो बढ़ता जाए। एक लिमिट होगा जहाँ तक ऐसा होगा, एक लिमिट होगा जहाँ तक ऐसा होगा। लेट से मान लीजिए कि 30 पे आके वो लिमिट जो है वो पूरी हो जाती है, यहाँ तक बोल रहा है फ्रिक्शन कि मैं रुकूंगा। तो फॉर द टाइम बिंग, चूँकि हमें इसका फॉर्मूला भी पता नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो हमने एक यहाँ पे डिसाइड किया है कि भैया हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन का डिसाइड कर लिया है कि भाई थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एफ एस मतलब वो 30 न्यूटन है। तो जब हम 31 लगाएंगे, 32 लगाएंगे, 33 फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा ये समझिए। तो जैसे ही आप 31 लगाएंगे, व्हाट ऑब्जर्वेशन विल बी देयर, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन अब लगना बंद हो जाएगा, समझ गए? लेकिन अब आपका एक नया फ्रिक्शन लगेगा जिसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ही आप इस फोर्स को बढ़ा के करेंगे 31, तो आपको फ्रिक्शन में क्या चेंज आएगा आप समझिए। आपका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं 29 हो गया, ए भाई देखो इधर, यानी नेट फोर्स कितने न्यूटन का डेवलप हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, sir. बोलिए समझ में आ रहा है ना? 10 किलो का ब्लॉक लिया ना हमने। उसके बाद आप इसको कर दीजिए 35 करिए, 40 कर दिए, कोई बात नहीं, तो भी ये रहेगा 29। थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बताइए? थोड़ा सा। अब आपका नेट फोर्स हो जाएगा 11, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको 50 कर दीजिए, 29 यहाँ 11 था ना, अच्छा ये 29 होगा, यहाँ पे होगा 21 और ये हो जाएगा 2.1 मीटर। मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसको आपके इंक्रीजिंग फोर्स से मतलब नहीं, अब ये पहुँच चुका है अपने निर्वाणा स्तर जहाँ इसको पहुँचना है, पहुँच चुका है मैक्सिमम वैल्यू। 29 is the maximum value. मतलब एक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है? कि अब ये काइनेटिक पर जब आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, दैट विल नॉट चेंज विद टाइम, दैट विल नॉट चेंज विद फोर्स इनफैक्ट, ठीक है? उसके बाद आप इस पे फोर्स हटा लीजिए, आप फोर्स को जीरो कर दीजिए पुनः, तो भी ये 29 लगता रहेगा, मतलब बढ़ा के ठीक है? यानी आपका नेट फोर्स होगा -29 और आपकी एक्सेलरेशन होगी -2.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसमें कंडीशन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन टिल स्लिपिंग लास्ट्स, मतलब जब तक स्लिपिंग होती रहेगी तब तक अब काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता रहेगा, चाहे आप अप्लाइड फोर्स लगाओ चाहे मत लगाओ। एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन सेट हो गया तो जब तक वो रोक नहीं देगा स्लिपिंग को तब तक वो उतना ही लगता रहेगा। बोलिए मामला समझ में आया? Yes, sir. तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ने ये देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इज सबसे पहले तो कांस्टेंट होता है, अरे बोलिए। Yes, sir. और दूसरी बात हमने ये देखी कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ बिट स्मॉलर देन ना एफएस की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 से लेकर 30 तक था, स्टैटिक फ्रिक्शन की तो बड़ी सारी वैल्यूज थी। तो क्या आपको ये सिचुएशन समझ में आया कि कैसे फ्रिक्शन वेरी करता है? Yes, sir. अब मैं इनके वैल्यूज़ पे आता हूँ।
क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? कुछ बन ही नहीं सकता कि तो वेरिएबल फोर्स, मतलब एक तरह से बढ़ता जा रहा है, कोई फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है इसकी। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फार्मूला होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फार्मूला होगा, आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होगा, भाई साहब ध्यान से सुनिए, फिर बाद में मत बोलिएगा बताया नहीं था। इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ एफ टेंजेंशियल, नेगेटिव ऑफ एफ टेंजेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट टू एफ टेंजेंशियल। अब आप सोचेंगे एफ टेंजेंशियल क्या है? एफ टेंजेंशियल वही फोर्स है जो इंपेंडिंग मोशन के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, जैसे आपको इसको समझना है वैसे समझिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपेंडिंग मोशन, हाँ या ना? मैं इसको ना स्लिपिंग फोर्स कहता हूं, मतलब जो स्लिपिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मैं वो भी लिख देता हूं कि आपको मेरा नोमेनक्लेचर भी समझ में आए। आई कॉल इट स्लिपिंग फोर्स, कैन बी कॉल्ड स्लिपिंग फोर्स। मतलब स्लिप करवा नहीं रहा है, लेकिन कम से कम स्लिप करवाने की कोशिश यही कर रहा है, तो मैं इसको एफ स्लिपिंग लिखता हूं ऑफन। ये है क्या मैथमेटिकली समझिए। बॉडी पे फ्रिक्शन को भूल जाइए पहले आप। किसको भूल जाइए? फ्रिक्शन के अतिरिक्त जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं, फ्रिक्शन के अलावा, उन सब का पैरेलल टू सरफेस जो कंपोनेंट होगा उसका रिजल्टेंट। ठीक है, बता रहा हूं। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया ना, पैरेलल टू सरफेस। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल टेंजेंशियल फोर्सेस, ठीक है, अदर देन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अतिरिक्त जितने भी टेंजेंशियल फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट स्लिपिंग फोर्स कहलाएगा या टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही फोर्स है। फ्रिक्शन को हटा दे तो सरफेस के पैरेलल ही लग रहा है, केवल एक ही फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स यहाँ हमारा दिख रहा है, इसी का नाम हम क्या रख सकते हैं? एफ टेंजेंशियल या एफ स्लिपिंग या इंपेंडिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स लिख सकते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है किसी को? अब आप एफ स्लिपिंग अपने स्कूल में लिखिएगा तो हो सकता है आपको नंबर ना दें, ठीक है, क्योंकि मेरा नोमेनक्लेचर है तो हो सकता है वो नंबर ना दें। समझ में आ रही बात? टेंजेंशियल लिखिएगा तो वो समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हो। बोलो, समझ में आ रही है बात? एलोबरेट कर दीजिए कि भाई यही इंपेंडिंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एम आई क्लियर? तो ये जो एफ यहाँ पे है यही आपका टेंजेंशियल फोर्स है, यही आपका स्लिपिंग फोर्स है। एम आई क्लियर? ठीक। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखिए, बताइए इस सिचुएशन में आपका टेंजेंशियल फोर्स कौन है? एम जी साइन थीटा हो गया। ये आपका एफ टेंजेंशियल हो गया यहाँ पे, हाँ या ना? इस सिचुएशन को देखिए और बताइए स्लिपिंग फोर्स कितना है। तो सबसे पहले तो आप सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट निकाल लीजिए सारे। हाँ। तो किसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा सरफेस के पैरेलल? किसका ऑलरेडी सरफेस के पैरेलल है? कौन? 4 न्यूटन ऑलरेडी पैरेलल है। हाँ। और किसका निकालना पड़ेगा? आइए उसको कंपोनेंट निकालते हैं। 2 कंपोनेंट बनाए मैंने, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। बताइए कौन सा कॉस होगा, कौन सा साइन होगा? वेक्टर तो बहुत पढ़ा है आपको। कॉस होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी लिख देता हूँ, अभी करके देता हूँ, क्या बोलते हैं, cos 60। तो ये हो गया बेटा 3 न्यूटन। सीधे बैठो। और ये होगा 6 साइन 660, 6 साइन 60, यानी कि √3/2, यानी √3/2, 3√3 नहीं। इससे हमें अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, मैं केवल स्लिपिंग फोर्स जानने में इच्छुक हूँ। अब ये जो 3 न्यूटन का फोर्स आपको यहाँ दिख रहा है, हाँ जी अर्नब बाबू, और जो 4 न्यूटन का फोर्स आपको यहाँ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90। अरे कैसे भाई? 90 डिग्री है ना? अरे है कि नहीं है? एक बताइए इधर लग रहा है और एक ये बोल रही है पैरेलल है। 90 डिग्री, हाँ हाँ 90 डिग्री है, देर पैरेलल। हाँ
परपेंडिकुलर है बोलते हैं। 90 डिग्री परपेंडिकुलर को बोलते हैं, बकलोल कहीं की। आखिर गाली चला ही गया इसमें। साला तुम लोग शुद्ध जाने ही नहीं देना कोई भी वीडियो सुनना, पेरेंट भी सुनेंगे क्या बोलता है। सर अलग से एक से एक बकरचोच भरे हुए हैं यहाँ पे, समझ गए? ज़्यादा हो गया। बकरचोच, इसका कोई सेंस ही नहीं होता। बिहार में वैसी गालियाँ होती हैं जिस बकलोल बकरचोच, जिसका कोई सेंस ही नहीं होता। बकरचोच, बकरचोच ही बोला मैंने। अरे नहीं जा रहा भैया, कुछ चिंता मत, नथिंग अनपार्लियामेंट्री विल गो, डोंट वरी। मैंने कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलने दो। मैंने मैं जो बोलता हूँ ना, तो मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, चिंता मत करो। ऐसा कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं है। हम लोग ऐसी मतलब डिस्कवर करते हैं गालियाँ जिनसे बोध हो जाए, सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, लेकिन कुछ भी गंदगी ना जाए बाहर। ऐसी गालियाँ निर्माण होती है। अब ये ताने आगे बकरचोच सुन लिया है, लिख लेना इसको। और एक बकलोल, मैंने चोच ही बोला, तुम्हारे कान में गंदगी है साले। कल परमुटेशन में भी तुम उछाल रहे थे गंदगी अपनी, उछाल रहे थे ना। परमुटेशन में भी इन्होंने गंदगी ढूंढ ली भाई साहब, सोच लीजिए कितने टैलेंटेड इंसान है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में छोड़ दो ना। ओके, लेट्स सी हियर। हाँ, ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो बताइए इनका रिजल्टेंट कितना होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए ना, तो बताइए ना, 3 और 4 अगर वेक्टर्स हैं दोनों हैं, √3² सही है। तो यहाँ पे जो आपका स्लिपिंग फोर्स होगा, या आप टेंजेंशियल फोर्स जिसको कह लीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी 5 न्यूटन। ठीक है, रिजल्टेंट का डायग्राम भी बना देता हूँ, आप कहेंगे तो। देखिए ऐसे बनेगा। हाँ देखिए, रिजल्टेंट बना दिया मैंने, और ये रिजल्टेंट आएगा √3² + 5²। बोलिए समझ में आ रहा है? इसका एक्सप्रेशन क्लियर है? √3² + 5², 4² √3² + 4², स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो ये 5 न्यूटन स्लिपिंग फोर्स हो जाएगा। तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इसी के विरोध में काम करेगा। समझ में आई बात? अगर आप मेरे से पूछते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की दिशा किधर बनेगी, तो ये जो है ये कुछ इधर बनती, ऐसे बनती। बोलिए समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन बनेगा, एफएस का। तो ये बताइए कि अब समझ में आ गया आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगता है और स्लिपिंग फोर्स क्या होता है। स्लिपिंग फोर्स समझना बहुत ज़रूरी है कि स्लिपिंग फोर्स जो है वो सारे उन फोर्सेस का रिजल्टेंट है जो सरफेस के पैरेलल है, विदाउट फ्रिक्शन बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इट इज गिवन बाय लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, जरा ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में 3 लॉज आते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में 3 लॉज आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला, बेंडिंग मोशन, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। डायरेक्टली। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन लास्ट में आया है यही आपको इसकी वैल्यू देता है। आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को या फिर एफएस की मैक्सिमम वैल्यू को लिख सकते हैं μs मल्टीप्लाइड बाई n, μs मल्टीप्लाइड बाई n। अब ये जो μs है ये क्या है? ठीक है, पहले आपको लॉज समझ में आ गया। अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग को, के टेंडेंसी को, इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो आपको यहाँ μs लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। μs को कहते हैं, लिख देता हूँ, μs का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ, देखो कहते स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, लेकिन दरअसल ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। हाँ या ना? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा टेंजेंशियल फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये है एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड्स ऑन बोथ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। याद रखिए μs एक पेयर का होता है। μs किसका होता है? पेयर ऑफ मटेरियल का होता है। ग्लास सीमेंट का अलग होगा, लेदर सीमेंट का अलग होगा, वुड ग्लास का अलग होगा। समझ में आ रही है बात? सो इट इज डिफाइंड फॉर अ पेयर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, समझ में आई बात? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हाँ, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, μs जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, इट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंट भी करा।
डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बोलिए समझ में आया? तो ये आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला देता है। तो बेसिकली हमने ये करके लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी देख लिया, जिससे हमें पता चला कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है, कब तक स्टैटिक फ्रिक्शन होल्ड कर पाएगा ऑब्जेक्ट को। बोलिए समझ में आ रहा है? इस एग्जाम्पल में मैंने अपनी मर्जी से एफ मैक्स कितना माना था बताइए, क्या ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है? तो क्या इसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आइए हम देखते हैं, हमने अनजाने में इस सरफेस का म्यू एस क्या ले लिया। सो म्यू एस इंटू एन इस जगह पे 30 आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अब मुझे म्यू एस पता करना है। अब ये बताओ एन कितना है मेरा? mg के बराबर। भाई यहाँ पे रखेंगे तो सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा? ऑब्जेक्ट लगाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट लगेगा। तो उस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है बताइए? इसका नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इस ऑब्जेक्ट का, प्लीज़ ध्यान दीजिए आप लोग जरा। ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। और इस पे फोर्सेस के नाम पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहा है? तो क्या मैं नहीं कह सकता कि इसका नॉर्मल ही इसके mg के बराबर होगा या mg इसके नॉर्मल के बराबर होगा? हाँ, तभी तो ये एक्सेलरेट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं कर रहा है ना। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 30 न्यूटन हो गया कि नहीं? सॉरी, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर 100 न्यूटन हो गया कि नहीं हो गया बताइए? क्योंकि मास इसका 10 न्यूटन है, 10 kg है। मास 10 kg है तो वेट कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? mg का मतलब समझ रहे हो ना? 100 न्यूटन हो जाएगा। तो बताइए हमारा म्यूएस का वैल्यू कितना आया? अनजाने में हमने क्या म्यूएस ले लिया? यहाँ पे 0.3 हमने ले लिया है। बिल्कुल सही बात। समझ में आ रही है बात? देखिए सिचुएशन आप डील करते हैं, क्वेश्चन साथ साथ निकलता जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। सो द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एम आई क्लियर? सो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे वो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से करेंगे, जो ये कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे पहले एक्चुअल स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के। और आपको पता है देखिए सेम टू सेम पॉइंट्स है ऑलमोस्ट, बारिंग अगर पॉइंट ए की बात हम करें तो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। ठीक है, तो अब आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। वैल्यू के लिए क्या करेंगे? एफ के प्रोपोर्शनल टू एल ले लिया हमने। ये लास्ट पॉइंट कह रहा है लॉ का। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा जिसका नाम है म्यू के। म्यू के कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी दोनों मटेरियल इन सर जो कांटेक्ट में हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ये भी डायमेंशनलेस होता है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से हमेशा कम होता है थोड़ा। है क्यों कम होता है? क्योंकि आपको बताया था ना कि जैसे ही हमने स्लिपिंग शुरू हुआ उस समय हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया। ये क्यों कम हो जाता है? इसके बड़े सारे रीजन होते हैं। जो दोनों सरफेसेस के बीच में जो कोल्ड वेल्ड है ना वो टूट जाता है। तो इसके लिए आपको फ्रिक्शन क्यों होता है इस कॉज पे ज़्यादा जाना पड़ेगा। कॉज क्या है फ्रिक्शन का? अगर ब्रॉडली बात करें कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो 2 मेन कॉज हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो कॉज है, और दूसरा जो कॉज है वो जो सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो स्मूथ दिखने वाला सरफेस भी स्मूथ नहीं होता, काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है। तो इंटरलॉकिंग्स जो हैं वो क्या हो जाती है? इंटरलॉक हो जाती हैं जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती है। सही है। अब इसमें जो डोमिनेंट कॉज है वो जो अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो है। तो जब एक स्लिपिंग शुरू हो गया तो इंटरलॉकिंग्स क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो कुछ फ्रिक्शन क्या होगा? रिलीव हो जाएगा। लेकिन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तो अभी भी है वहाँ पे, तो फ्रिक्शन रहेगा लेकिन थोड़ा वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? कम हो जाएगी। ठीक है। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ फ्रिक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन क्यों होता है समझिए। फ्रिक्शन से चार्जिंग होती है, सुना है आपने? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जिंग होगी, अट्रैक्शन होगा, वो मेजर कॉज है। ठीक है। और माइनर कॉज क्या है बताइए? इंटरलॉकिंग। तो जब आप स्लिप कर जाता है आपका बॉडी तो इंटरलॉकिंग्स कुछ हद तक टूट जाती हैं, तो इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देता हूँ यहाँ पे एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग आपका फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, यानी इस समय आपके स्लिप करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के नजदीक होते हैं।
यानी अगर आपका फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो आप समझिए कि आप स्लिप नहीं करने वाले हैं अभी। फ्रिक्शन जितना कम लग रहा है इसका मतलब स्लिपिंग का खतरा भी उतना कम है। तो हम जब आइस पे चलते हैं तो हम बेबी स्टेप्स क्यों लेते हैं? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मेक श्योर कि फ्रिक्शन कम रहे। फ्रिक्शन कम रहेगा तो गिरने के चांसेस भी कम रहेंगे। बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे तो क्या होगा बताइए? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आपका जो फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स बढ़ता जाएगा। टांग फैला के देखिए, आप ज़्यादा हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हैं ना ग्राउंड को, तो आपका टेंजेंशियल फोर्स क्या हो रहा है बताइए? बढ़ेगा। तो स्लिपिंग फोर्स भी क्या होगा, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और लिमिटिंग को पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अरे जब अपने पैर को आप ऐसे फैला के चलेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा लगेगा ना ग्राउंड पे। जितना फैलाएंगे उतना ज़्यादा लगेगा। आपके फोर्स का दो हिस्सा है, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से बैलेंस हो रहा है जो आपको खड़ा रख रहा है, और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप ग्राउंड पे दे रहे हैं जिसकी मदद से आप चलते हैं। अरे हाँ या ना? अब सोचिए कि आपको फ्रिक्शन नहीं मिलता ग्राउंड से तो आप चल पाते? नहीं चल पाते ना। तो आप पुश करते हैं ना, ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, ग्राउंड आपको आगे पुश करता है तो आप चल पाते हैं। और वो स्लिप कर जाएगा पैर पीछे वाला तो क्या होगा बताइए? गिर जाएंगे। बोली समझ में आ रहा है? तो बेबी स्टेप्स हम स्मूथ सरफेस पे चलते हुए इसलिए लेते हैं जहां पोछा लगा होता है या जहां बर्फ पे चलते हैं कि हम इंश्योर करें कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो बताइए? कम हो। है कम होगा तो क्या होगा? स्लिप करने के चांसेस भी कम होंगे। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे वाई एक्सिस पे बना हुआ है क्या है बताइए? वाई एक्सिस पे हमने बनाया है फ्रिक्शन। वाई एक्सिस पे हमने क्या बनाया है? फ्रिक्शन बनाया है। लिख देता हूँ, यानी फ्रिक्शन फोर्स। एक्स एक्सिस पे हमने बनाया टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। पहले फ्रिक्शन का वेरिएशन कैसे होगा बताइए? नीचे इसलिए बनाया बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द टेंजेंशियल फोर्स। अगर टेंजेंशियल फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो पहले एंगल में लिख रहा हूँ 45 डिग्री भाई साहब। रीजन समझिए क्यों 45 डिग्री बताइए? वाई 45 डिग्री? टेल मी, जब तक मैं इसको रिपेयर कर लूँ। हाँ अब ठीक है, बताइए 45 डिग्री क्यों? क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे देखिए, ध्यान से देखिए, कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 45 डिग्री को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से क्या लेना देना है भाई? ये एफ छोटा वाला और एफ बड़ा वाला की वैल्यू सेम होती है ना मैग्नीट्यूड वाइज। तो जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, वो टेंजेंशियल फोर्स के क्या होगा बताइए? बराबर ही होगा ना। सही है। तो ये जो थीटा है जिसको क्या 45 लिख रहे हैं, अगर मैं इसको tan थीटा लिख देता मान लीजिए, तो बताइए tan थीटा की वैल्यू आप क्या लिखते हैं? स्मॉल f बाई कैपिटल F लिखते हैं, लेकिन ये तो 1 है, तो थीटा कितना हो जाएगा बताइए? tan थीटा 1 किसके लिए होता है? 45। तो तब तक 45 डिग्री बना रहेगा जब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। कब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा? जब तक ये लाइन 45 डिग्री तक दिख रही है आपको। ये सारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। कहाँ तक गया स्टैटिक फ्रिक्शन? यहाँ तक गया स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ जाके स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुँच गया, जिसको आप क्या बोलते हैं बताइए? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद तुरंत ये वैल्यू देखिए थोड़ी सी कम हो गई है। बोलिए दिख रहा है आपको? और उसके बाद इस वैल्यू को देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया है ये किस वैल्यू को दिखलाता है बताइए? ये दिखलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन को। और एक काइनेटिक फ्रिक्शन उसके बाद शाश्वत रहेगा, शाश्वत नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा बताइए? हाँ, कांस्टेंट टिल कुछ भी स्लिपिंग लास्ट्स। मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, लिमिटिंग तो चला गया पीछे चैप्टर। काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक चलेगा उसके बाद जब तक कि ये स्लिपिंग रुक ना जाए जिसके वजह से वो पैदा हो रहा है। अब ये ग्राफ का एक एक पॉइंट समझ में आ गया है? एक बार रिकैप कर लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था बताइए? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला? इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द टेंजेंशियल फोर्स। हाँ या ना? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था बताइए? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला था म्यू के इनटू एन। बोले सही है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था बताइए? म्यू एस इंटू एन। बोले सही है? म्यू एस बड़ा था कि म्यू के बड़ा था बताइए?
म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होगा। किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे ये दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? दोनों जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके नेचर पे, उनके मटेरियल पे। ठीक है, अरे बोलो भाई। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट तुमसे पूछता हूँ, बताओ, अगर मैं एक तरफ लिखता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक तरफ लिखता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो बीच में मैं ये वाला साइन दूँ कि ये वाला साइन दूँ, इक्वालिटी वाला, कि ये वाला साइन दूँ, कि तीनों दूँ, कि कोई दो दूँ? स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में क्या हो सकता है? बड़ा, छोटा, बराबर, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर? बेटा स्टैटिक यहाँ से लेके यहाँ तक है और काइनेटिक जो है वो ये वैल्यू है। इसके नीचे रहोगे तो इससे कम भी था, इस लिमिटिंग हुआ तो इससे ज़्यादा भी हुआ, और बीच में इसके बराबर वैल्यू को भी क्रॉस किया इसने। इट कैन बी एनीथिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इट कैन बी एनीथिंग। बोलो, समझ में आ रहा है? इट कैन बी आइदर लेस देन, इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक से कम होता है, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा बताओ? ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात? ये आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, अब जब आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए जाएंगे तो उसमें अगर केवल एक म्यू दिया हुआ है तो आप उसको म्यू एस और म्यू के दोनों मान के चलेंगे। बोले, समझ में आई बात? अगर इफ ओनली म्यू इज गिवन, टेक इट म्यू एस एज वेल एज म्यू के। ये न्यूमेरिकल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये लिमिटिंग का नहीं, देखिए लिमिटिंग तब होगा जब इक्वालिटी आ जाएगी, नहीं तो उससे कम होगा। बोले, समझ में आ रहा है? तो ये भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। गलत लिखा हुआ है? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा टेंजेंशियल होती है। ये होगा टेंजेंशियल ऑलवेज, और इसकी क्या होगी बताइए? नॉर्मल होगी हमेशा। हाँ है ना? तो इसको वेक्टर इक्वेशन तो नहीं बनता है। तो जो बोल्ड लेटर है वेक्टर नहीं दिखलाता है यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन नहीं है, यहाँ टाइपो एरर है थोड़ा सा। ठीक है, स्केलर इक्वेशन होना चाहिए। देखिए 5.7 देखिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन in which box is lying on its floor that will remain stationary given that coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15। सुनिए, देखिए, एक ट्रेन है भाई साहब, तो मैं थोड़ा सा सिंपल सा ट्रेन बना देता हूँ। एक कोई सुन रहा है मेरी बात? और इस ट्रेन के पास कुछ एक्सेलरेशन भी है, समझ रहे हैं? कितनी एक्सेलरेशन है ट्रेन के पास? कोई एक्सेलरेशन दिया हुआ है? नहीं, वही निकालना है हमें एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन को हम फिलहाल ए मान लेते हैं। इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है। कंडीशन ये है कि कितने एक्सेलरेशन से चलाओगे कि ब्लॉक को स्लिप नहीं होना है। समझ रहे हो बात? ऐसे तो पीछे की तरफ है, लेकिन अभी स्लिप नहीं हो रहा है, इसके साथ जा रहा है। ठीक है, ध्यान सुनिए। अब इस ब्लॉक का मास वास कुछ नहीं दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 0.15। इसी को आपको जो लेना है वही लीजिए, काइनेटिक लिमिटिंग जो लेना है। अब हम ब्लॉक के बारे में सोचते हैं, ये विचार करते हैं। स्लिपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो बताइए ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी? लो भाई साहब, अगर ट्रेन की एक्सेलरेशन ए है तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 कैसे होगी? ट्रेन के साथ ही जा रहा होगा ना। अरे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? अरे जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा ना साथ में, कि बिना ट्रेन के चला जाएगा तो स्लिप कर जाएगा फिर तो इसकी एक्सेलरेशन भी हो गई प्रभु ए, जो आपको निकालना है। अब इसको इधर लेके जाने वाला कौन है? फोर्स तो किसी ने लगाया नहीं इस पर। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि इन्होंने बोला कि इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर बनती है? बैकवर्ड। तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा बताइए? फॉरवर्ड लग रहा होगा। यही इसको साथ लेके जा रहा होगा, यही इसको साथ लेके जा रहा होगा। तो आपका आंसर निकल गया। तो अब बताइए आप कि आपका एफ का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? नहीं रुको, एफ का वैल्यू होगा मास ऑफ ब्लॉक इनटू ए। एफ का वैल्यू कितना होगा? मास ऑफ ब्लॉक इनटू ए। सही है। अब आप ये बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा एफ का? तो ए मैक्स लिखेंगे आप यहाँ पे। और एफ के मैक्सिमम वैल्यू को आप लिखते क्या हैं बताइए? आप लिमिटिंग लिखते हैं, तो इसको आप एम ए मैक्स लिख सकते हैं। अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला वैसे कितना होता है बताइए? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई एम जी, वो एम ए के बराबर आ गया।
अरे बोलो ना भाई, तो क्या हो गया बताओ, एम एम कट गया, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका निकल गया। कितना निकल गया बताइए, जी डिवाइडेड बाई, नहीं, म्यू मल्टीप्लाइड बाई जी, यही आपका आंसर है। तो जी कितना होता है, लगभग 10, म्यू कितना दिया हुआ है, तो उत्तर हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको आगे लेके कौन जा रहा है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन लेके जा रहा है। लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस को म्यू लिख दिया, एन को एम जी लिख दिया। भाई नॉर्मल रिएक्शन यहाँ किसके बराबर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो नहीं है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रहा है बताइए, एम जी से। अभी समझ में आया? See figure 5.11, a mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until the angle theta equal to 15 degree with horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर खाली क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपको एक क्वांटिटी से आप परिचय करवा रहा है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, तो यहाँ पे इस परिचय में यही है एनसीईआरटी। आपको लगेगा आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअली आप एक डेरिवेशन कर रहे हैं जिसका नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को हम डिनोट करते हैं थीटा से। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, 2 मिनट ध्यान से सुनिए। आप एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक को रख दीजिए, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन क्या है, कम से कम कितने एंगल पे इंक्लाइन प्लेन को रेज करें, हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नापना है कि एक ब्लॉक जो उसके ऊपर रखा हो जस्ट स्लाइड करने की शुरुआत कर दे, यानी वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे आ जाए। ठीक है, जब वर्ज ऑफ स्लिपिंग आएगा तो बताइए हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा था, ठीक है, उसकी वैल्यू लिमिटिंग के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलिए हो जाएगी, है। और इसको स्लिप कराने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा मैं बता चुका हूँ पहले आपको। कंपोनेंट लेने आता है आपको, ये एंगल थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा जाएगा, इधर एम जी साइन थीटा जाएगा, सही है। तो एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग क्या होगा बताइए, एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग है ना, एम जी साइन थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। देखिए थीटा आप इंक्रीज कर रहे हैं ना, थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा तो एम जी साइन थीटा इंक्रीज होगा, एम जी साइन थीटा इंक्रीज होगा मतलब आपका एफ टेंजेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? अब आपका एफ टेंजेंशियल अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता जाएगा बताइए, इंक्रीज होता जाएगा ना, क्योंकि ये तो सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर ये बढ़ता जा रहा है तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 कब तक बढ़ सकता है? अपने लिमिटिंग वैल्यू तक, उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता। उसके बाद वर्ज ऑफ स्लिपिंग आ जाएगा। ठीक, तो एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग इक्वेशन क्या बनता है बताइए? उस समय आपका एम जी साइन थीटा जो होगा वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर देगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, उसके बियॉन्ड नहीं कर पाएगा। अब बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता कितना है बताइए? बहुत बढ़िया। और एन की वैल्यू इस जगह पे कितनी होगी? इज इट एम जी? नहीं, एम जी कॉस थीटा। यहाँ एक्स एक्सिस डाउन द प्लेन है और वाई एक्सिस जो है वो अलोंग द प्लेन है, समझ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वाई एक्सिस और अलोंग द प्लेन है एक्स एक्सिस। ये है हमारा वाई और एक्सिस केस के लिए। बोलिए समझ में आ रहा है आपको? तो वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। अरे ये तो इस लाइन के अलोंग आ रहा है ना, द बॉडी इज मूविंग अलोंग लाइन बी ओ एंड दैट इज आवर एक्स एक्सिस। सो इज इट अ वन डायमेंशनल मोशन? सो व्हाट अबाउट द वाई एक्सिस? देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो ऑब्वियसली वाई एक्सिस के फोर्सेस रिजल्टेंट जीरो देंगे। रिजल्टेंट जीरो देने का मतलब एन और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे बताइए? बैलेंस करेंगे। नेग्लेक्ट कैसे? व्हाट इज नेग्लेक्ट? नेग्लेक्ट और बैलेंस में आसमान जमीन का अंतर होता है। कुछ भी कहीं भी चिपका दोगे यार। नेग्लेक्ट का मतलब वैल्यू छोटी इसलिए इग्नोर करते हैं उसको। नेग्लेक्ट नहीं बोलेंगे इसको। एन और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या होगा बताइए? जीरो होगा। कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ तो ग्रामर नहीं है सही उसकी ना। फिर एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाई का फोर्स और नेगेटिव वाई डायरेक्शन का फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ऊपर की तरफ है एन और नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा, दोनों बराबर होंगे तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। बताइए एन की जगह कितना लिख सकते हैं आप? एम जी कॉस थीटा लिखेंगे। अब आप इसको लीजिए और इसके लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे बताइए टोटल आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपका tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा म्यू के बराबर।
तो अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो आप म्यू एस निकाल सकते हैं, और अगर आपको म्यू एस दिया हुआ है तो थीटा निकाल सकते हैं। सो म्यू एस tan थीटा के बराबर होगा। ऑन करेंगे ना इसको। साइन बाई कॉस आ गया ना tan। हाँ तभी तो वो तो डिवाइड करके ना। हाँ हाँ तो और कैसे आया, साइन बाई कॉस किया तभी तो tan आया है। mg कट गया म्यू एस tan थीटा। थीटा अगर लिखना हो तो tan इनवर्स म्यू एस लिख सकते हैं। अब आपका जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न में एंगल दिया हो 15 डिग्री, तो 15 का tan आपको पुट करना पड़ेगा लॉग टेबल से निकाल के, या खाली आपको tan इनवर्स 15 लिखना पड़ेगा, सॉरी tan 15 लिखना पड़ेगा म्यू एस का। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ वो इससे बनेगा, आपका म्यू एस का वैल्यू जो आएगा वो आएगा tan थीटा, दैट इज tan 15। अब मुझे तो इसका वैल्यू पता है तो मैं लिख रहा हूँ, ये होता है √3 - 1/2 √2, साइन 45 - 30 से निकाल लीजिए। ठीक है, नहीं निकाल पाए तो tan 15 लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। सर लॉग से करवाना क्योंकि मुझे वो आते हैं। वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन या सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जल्दी बोलो क्या आंसर होगा इसका। जिसको कैंसिल और इग्नोर का अंतर और नेगलेक्ट का अंतर नहीं पता है, ठीक है, वो पहले ओके बोलेगा और करेगा वही जो अपना करना मन। सेल्फ एडजस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये अपनी वैल्यू को टेंजेंशियल फोर्स के साथ एडजस्ट करता है। कब तक कर पाएगा, लिमिटिंग वैल्यू रीच करने तक, उसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एज थीटा इंक्रीज द सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये इंक्रीज करता जाएगा अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचेगा। एग्जाम्पल 5.1, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है और ये भी क्लियर है कि स्लिप हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? 2 मिनट यहाँ सुन लेंगे, मेरी बात सुन लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से एक बार एनालाइज कर लीजिए। 20 किलो 3 किलो है ना, ये मासेस दिए हुए हैं, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04 दिया हुआ है। बिना हम फोर्स की एनालिसिस किए क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, तो आइए फोर्स की एनालिसिस करते हैं। पीले रंग से अभी हमने घेरा हुआ है, ये हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रॉली की। आइए एनालाइज करते हैं ट्रॉली के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे। एक रस्सी का टेंशन लगेगा, राइट। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ऐसा हमें कहा जा रहा है, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली किसके बराबर होगी बताइए, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त इसके ऊपर 2 फोर्सेज और लगेंगे, एक फोर्स इस पे नीचे लगेगा जो कि इसका वेट के बराबर होगा। आप बता सकते हैं डेटा देख के कि इसका वेट कितना लिखा हुआ है। 20 10 are 200। हाँ, मास लिया हुआ 20 kg, तो ऑब्वियसली इसका वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 न्यूटन के आसपास। सही है, ये W लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि हम लोग काफ़ी साफ़ सुथरा लिखते हैं फिर भी बता दिया जाए। और इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ऊपर तक ऐसे, सही है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी हाँ, इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताइए। क्यों mg के इक्वल होना चाहिए, एक्सप्लेन कीजिए। सही बोल रही हैं आप, रीज़न दीजिए प्रॉपर। दोनों बैलेंस कर रहे हैं। क्यों बैलेंस कर रहे हैं दोनों? कैसे कह सकते हैं कि दोनों बैलेंस कर रहे हैं? अगर मैं थोड़ी देर के लिए, देखिए अपने शब्दों को ना पूरी तरह से, जब तक आप लॉजिक देने लगेंगे तब आप समझिए कि आपको फिजिक्स आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल को x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो आप बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन? 0। इसका मतलब नेट फोर्स y डायरेक्शन में क्या हो गया? 0। और y डायरेक्शन में कितने फोर्स आपको दिख रहे हैं? 2। कौन कौन से? एक n और दूसरा वेट। और अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या करनी चाहिए दोनों को? एक ऊपर है कि नीचे है? तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलोगे, होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 200 न्यूटन के बराबर होगा, यानी वेट के बराबर होगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अरे बोलो। लेकिन एक्स डायरेक्शन में श्योर है कि एक्सेलरेशन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ और मांग भी रहा आपसे एक्सेलरेशन। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर आइए एनालिसिस शुरू करते हैं। एक्स डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए कि सिस्टम की एक्सेलरेशन जो है वो ए है। क्या है सिस्टम की एक्सेलरेशन? ए। अब बताइए, सिस्टम की एक्सेलरेशन अगर ए है तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जितना फोर्स होगा
माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना फोर्स होगा उसको माइनस करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज द फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन? टेंशन. व्हाट इज द फोर्स ऑपोजिंग द एक्सेलरेशन? म्यू के इनटू एन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? नेट फोर्स अलोंग एक्स. हाँ है ना? सो इट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू एक्स, यानी m इंटू ए. तो कुल मिला के आपके पास क्या आ गया? t माइनस, हाँ भाई, म्यू के कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? म्यू के का वैल्यू 0.04. हाँ, ध्यान दीजिएगा इधर, और नहीं समझा तो बोलिएगा. 0.04 इंटू 200 इक्वल टू मास कितना दिया है? 20 इंटू एक्सेलरेशन हमने a माना. हमेशा याद रखना, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप लिखते हैं इक्वेशन तो कैसे लिखेंगे, फिर से बता देता हूँ आपको. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन ले लीजिए, ठीक है? उस डायरेक्शन में ध्यान से सुनिए, एफबीडी का इक्वेशन लिखने समझा रहा हूँ. किसका इक्वेशन लिखने समझा रहा हूँ? इक्वेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? तीनों में से किसी डायरेक्शन में लिख सकते हैं ना. सबसे पहले लिखने के लिए आप लिख लीजिए, कंसीडर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज पॉजिटिव. जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसको पॉजिटिव मान लें, ठीक? सिग्मा ऑफ फोर्सेस टूवर्ड्स ए या अलोंग ए की तरफ के फोर्सेस को सिग्मा ऑफ फोर्सेस ऑपोजिट टू ए करिए, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सिग्मा का मतलब जोड़, समेशन, सब फोर्सेस को जोड़. जो एक्स को ए को सपोर्ट कर रहे हैं उनको जोड़ दीजिए, जो ए को अपोज कर रहे हैं उनको जोड़ दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए. और नेट फोर्स को, अरे नहीं, जोड़, एल्जेब्रिक सम. देखो यहाँ पे अगर सिग्मा हमें n लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम कर रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n. सिग्मा का मतलब एडिशन होता है. समझ में आ गई बात? अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप x डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो भी ऐसे लिखेंगे, तब यहाँ एक्सेलरेशन x में लिखेंगे. और बल्कि आपको मैं बता दूं कि जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसको पॉजिटिव x मान लीजिए, तो y डायरेक्शन में हमेशा ही आपका इक्विलिब्रियम बनेगा. जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल, उसको हमने x मान लिया. तो y डायरेक्शन में तो हमको इक्विलिब्रियम का इक्वेशन ही मिल रहा है ना. ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, आगे का फोर्स पीछे का फोर्स बैलेंस करेंगे. जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है ये एडवाइस आपको दी जाती है. एडवाइस क्या दी जाती है बताइए? एडवाइस आपको ये दी जाती है कि जिधर ए हो रहा है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लीजिए हमेशा आप. उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा आपको क्या मिल जाएगा बताइए? इक्विलिब्रियम का सिचुएशन मिलेगा, ठीक? और अगर कहीं एक्सेलरेशन नहीं हो तो मैंने कल बताया था कि ऐसा एक्स वाई लीजिए कि कम से कम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस एक्स और वाई की तरफ ही अलाइन हो जाएं, कि आपको रिजोल्यूशन कम फोर्सेस का कम करना पड़े. दो तरीका बताया ना. एक बताया जब स्टैटिक्स प्रॉब्लम होता है, जब किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन होते हैं. इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में एक्स वाई कैसे मानना है बताइए? मिनिमम रेजोल्यूशन इज नीडेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस एक्स वाई की तरफ आ जाएं. और जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहाँ क्या तरीका होता है एक्स वाई मानने का? जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव एक्स मान लो, पॉजिटिव एक्स मान लो. तो एक्स की तरफ तो आपको ये वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, वाई की तरफ आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, खाली फोर्सेस को बैलेंस करने पड़ेंगे. बोलिए समझ में आ गया? एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया. ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा. अब यहाँ पे आप देखिए, एक्स डायरेक्शन में हमने माना है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को एक्स माना है. अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है बताइए? टेंशन. ऑपोजिट कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो साथ वाला माइनस ऑपोजिट वाला इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. साथ वाला मतलब टी. सर ये 20 है कैसे आया? मास 20 m इंटू ए कर रहे हो. नेट फोर्स को क्या लिखते हो? सबको मिला के जब नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आता वही तो m है ना, न्यूटन सेकंड लॉ से. सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ना, तो उसको तो m ही लिखोगे ना फिर. अरे बोलो. तो चलिए ये इक्वेशन आ गया, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक? अब आ जाइए, एक और बॉडी आपके सामने दिया हुआ है ये वाला. इधर आइए, चलिए आइए, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करते हैं. सब लोग देख रहे हैं इसको? अब बताइए, यहाँ के लिए आप वाई एक्स अलग ले सकते हैं दोनों बॉडी के लिए, कोई मतलब ये नहीं. अब यहाँ तो वाई का कोई एक्स का कोई रेलेवेंट ही नहीं है यहाँ पे, रेलेवेंस ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक्स में तो कुछ होना ही नहीं है यहाँ पे. अरे बोलिए,
अच्छा वाई में क्या होना है बताइए, अगर ऊपर से वो ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, ये जो गाड़ी है ये एक्सेलरेशन से अगर आगे बढ़ रहा है तो ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ठीक है, अब बताइए इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? सर माइनस टी, पहले नेगेटिव ही बोलते हो, बड़ी नेगेटिव किस्म के इंसान हो यार, पहले पॉजिटिव वाला बोला करो। सर 0.04 इंटू 30। अरे वो 0.04 कहाँ से आ गया यहाँ पे? 30 वर्टिकल डायरेक्शन में कौन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? 30 माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? टी। रस्सी में टेंशन सेम होगा, बताया था मैंने, लाइट स्ट्रिंग में हर जगह, और हमेशा रस्सी की तरफ होगा। तब इक्वल टू, अब इसका मास कितना बताइए? 3 इंटू ए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बोलिए समझ में आया? इसका किसी के साथ कांटेक्ट ही नहीं है तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ से ले आओगे? अरे बोलो समझ में आ रहा है? ठीक, अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करके क्या फायदा होगा देखिए, ये जो पहला वाला इक्वेशन आपने लिखा है यहाँ पे, ये t माइनस ये होगा 8 इक्वल टू 20 है, यही है ना? ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। बोलिए समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करोगे तो t कट जाएगा। कटेगा तो क्या बचेगा बताइए? 30 माइनस 8 कितना मिलेगा बताओ? 50। ऐड 23 है तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ कितनी मिल रही है बताइए? 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। बोलिए समझ में आया? इसको टेंशन वाले फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब इसको आप डाल दीजिए किसी में तो आपको टेंशन भी मिल जाएगा। t माइनस 8 में डाल दीजिए। t माइनस 8 इक्वल टू 20 इंटू 22/23। बोलिए सही है? इसमें 8 लाख इधर जोड़ दीजिएगा, टेंशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर लीजिएगा। बोलिए समझ में आया इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो रोलिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का अंत अब हम इस पे हैं। ठीक है, अ बॉडी लाइक रिंग और स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन विल सफर नो फ्रिक्शन इन प्रिंसिपल। कहता है कि जो रोल करते हैं उसमें तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और वो भी मोमेंटरली स्लिप नहीं होता, एज डेफिनेशन ऑफ रोलिंग सेज। रोलिंग की डेफिनेशन कहता है कि ये पॉइंट स्लिप नहीं करेगा यहाँ पे। तो फोर्स लगा नहीं रहे, स्लिप हो नहीं रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। तो प्रिंसिपली मतलब हम अगर थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली इस पे फ्रिक्शन क्या होना चाहिए बताइए? 0 होना चाहिए। थ्योरेटिकली फ्रिक्शन मस्ट बी 0। अब अगर फ्रिक्शन इस पे 0 है थ्योरेटिकली तो कायदे से इसको चलते रहना चाहिए। ये जिस तरह से वेलोसिटी कैरी कर रहा है वो वेलोसिटी कैरी करेगा, वो एंगुलर वेलोसिटी भी कैरी करेगा एंड इट विल कंटिन्यू रोलिंग। बट ऐसा होता नहीं। हम देखते हैं हमने बॉल रोल कर दिया, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो स्लो होता है। तो आखिर क्या होता है ये यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है रोलिंग फ्रिक्शन अगेन हैज अ कॉम्प्लेक्स ओरिजिन थ्रू समवट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टार्टिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट। ड्यूरिंग रोलिंग द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट गेट मोमेंटरली डिफॉर्म्ड लिटिल। जब रोलिंग होती है तो कॉन्टैक्ट सर्फेस थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। तो अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ना रह के ये ऑलमोस्ट एक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ डेवलप हो जाता है। बोलिए समझ में आ रही है बात? इस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डेवलप होने के कारण जो है वहाँ फ्रिक्शन लगने लगता है। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, जो टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे आपके मोशन को क्या करता है? रिटार्ड करता है। सो अगर रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम यही लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे। ड्यूरिंग रोलिंग द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट गेट मोमेंटरली डिफॉर्म्ड अ लिटिल एंड this results in finite area, not a point but it's a finite area of the body being in contact with the surface. The net effect is that the component of the contact force parallel to the surface opposes motion. ठीक है, अब इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय है? So what are undesirable effects of friction and how is it reduced? So फ्रिक्शन जो है उसका नेगेटिव रोल होता है काफ़ी जगहों पे, है ना। इट ऑपोजेज रिलेटिव मोशन एंड देयर बाई डिसिपेट्स पावर इन फॉर्म ऑफ हीट। जब चीज़ें आपस में घर्षण खाती हैं तो वहाँ मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जिस मैकेनिकल एनर्जी की हमें आवश्यकता है वो हीट के तौर पे वातावरण में नष्ट हो जाती है। ठीक है, इससे आपके मशीन धीमी पड़ जाती है क्योंकि चाहिए था वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और वो कुछ पार्ट उसका हीट में कन्वर्ट हो गया। जो पावर आप काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने के लिए दे रहे हैं, जो बिजली खर्च कर रहे हैं, जो पावर आप उसको दे रहे हैं, उसका एक भाग हीट के तौर पे लॉस हो जाएगा। तो आपका हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अरे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के वजह से वायर में होता है।
वो अलग इफेक्ट है। ये हीट जनरेट हो रहा है घर्षण के वजह से, किसी करंट की वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ भी हीट का कन्वर्जन हो जाएगा। तो 100 जूल आप पावर दिए इलेक्ट्रिसिटी से, 100 जूल का आपको काइनेटिक मिलना चाहिए था, उसमें से 30 जूल आपका हीट में चला गया, तो नुकसान हुआ ना, हो गया ना एफिशिएंसी कम सिस्टम का। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं बताइए, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब लुब्रिकेंट्स आर अ वे ऑफ रिड्यूसिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। अनदर वे इज टू यूज बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग लगा सकते हैं, क्योंकि बॉल बेरिंग के अंदर जो है डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और वो रोल करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, याद रखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। किसी को गिराना हो तो छोटे छोटे मार्बल जमीन पे डाल दीजिए, पैर स्लिप कर जाएगा, गिर जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बॉल बेरिंग यूज किया जाता है, क्योंकि बॉल बेरिंग के अंदर बॉल्स क्या होते हैं बताइए, रोल करते हैं सारे, ठीक है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल बेरिंग्स एंड द सरफेस कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और इस बात को याद भी रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, लीस्ट, किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, इज लीस्ट। तो जहाँ पे रोलिंग होगा वो मोशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसलिए तो स्ट्रेचर में या इसमें हम रोलेबल पार्ट्स लगाते हैं, नहीं तो टेबल की तरफ बिठा के पेशेंट को धक्का देते हैं स्मूथ फ्लोर पे, लेकिन उसमें मेहनत, हाँ घर्षण होती है, आवाज़ भी होता है, साउंड में भी डिसिपेशन होता है, हीट में भी डिसिपेशन होता है। पावर डिसिपेशन इज रिड्यूस्ड, अ थिन कुशन ऑफ एयर मेंटेन्ड बिटवीन सॉलिड सरफेस इन रिलेटिव मोशन इज अदर इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। कैसे रिड्यूस करते हैं मैंने ब्लू लाइन से आपको टिक करके दिखाया है। एयर हॉकी खेला होगा ना मॉल में, वो एयर छोटे छोटे जो छेद होते हैं उससे क्या करते हैं, वो एयर नोजल्स होते हैं, वहाँ से एयर वो प्रेशर अप करते हैं, और आपका जो स्ट्राइकर होता है वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। सरफेस पे नहीं होता उसको, नहीं सरफेस पे नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। तो ये सवाल का जवाब मिल गया जी। तो यहाँ मैंने इसको मार्क कर दिया। इनके डिज़ायरेबल एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट आर डिज़ायरेबल एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए, हाउएवर फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड इन मेनी सिचुएशन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट विच डिसिपेट्स पावर, नेवरदलेस इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉपिंग द रिलेटिव मोशन। अब रुकने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए ना भाई, कि चलते ही रहेंगे हमेशा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो लिख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, है कि नहीं। गाड़ी के टायर रुक जाते हैं तो ब्रेक नहीं हो पाएगा किसी चीज़ का, ठीक है। इट इज़ मेड यूज of by brakes in machines and automobiles. Similarly, static friction is important in daily life. We able to walk because of friction. सोचिए पीछे पैर पे अपने लोड दे के और आप अपने आप को आगे पुश कर रहे हैं जमीन पे, और पिछला पैर स्लिप कर गया आपका, तो गिर जाएंगे, घुटना टूट जाएगा, ठीक है। स्प्लिट भी हो सकता है, आगे पैर आगे स्लिप कर गया, पीछे पैर पीछे स्लिप कर गया, बाकी आप खुद समझ सकते हैं क्या होगा आपके साथ, ठीक है। पैंट फट सकती है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ कार टू मूव ऑन अ वेरी स्लिपरी रोड। आपने रेत पे कभी कार स्टार्ट करके देखा है, रेत स्लिप होता जाएगा और कार का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा, रोटेट करता जाएगा, समझ रहे हैं बात, ठीक है। थोड़ी सी हवा निकालते हैं बाहर से, इससे वो कि फ्लैट एरिया क्रिएट हो, समझ में आ रही है बात। तो ये सब एग्जांपल्स है कि फ्रिक्शन की जरूरत भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। On the ordinary road, friction between the tires and the road provided external force to accelerate the car. अब सोचिए, मतलब आप पहाड़ों में जा रहे हैं, मान लीजिए, अब पहाड़ों में टर्न ले रहे, फ्रिक्शन ना रहे तो चले जाएंगे घाटी में, वहाँ फ्रिक्शन ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग तथ्यों के बारे में हम सर्कुलर डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि हाई स्पीड ट्रैक के ऊपर हमारी गाड़ी जो टर्न लेती है तो वहाँ हमें कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। भाई पत्थर में रस्सी बांध के घुमा रहे हैं, पत्थर में रस्सी बांध के घुमाते हैं जब, तब तो हमें पता होता है कि हाँ हमें सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन देता है, नहीं जी। सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल दे देता है। कोई तो सेंट्रीपिटल देगा ना जी, बिना सेंट्रीपिटल के तो काम चलेगा नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बना बनाया फोर्स तो है नहीं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ के द्वारा, है ना, किसी ना किसी दूसरे फोर्स के द्वारा। तो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। उसी तरह से सोचिए कि आप एकदम हाई स्पीड हाईवे पे जा रहे हैं, अब पहाड़ी एरिया है तो उसमें तो टर्न होते हैं ना। तो अब सोचिए कि इस रोड पे अगर किसी ने आपको फ्रिक्शन नहीं दिया, सेंट्रीपिटल नहीं दिया, तो व्हाट विल हैपन टू योर कार, और बस इट विल स्किड ऑफ, टेंजेंट जाएंगे, टेंजेंट निकल जाएंगे, यानी स्किड ऑफ करेंगे ना, रोड से डिविएट कर जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा बताइए, हम दूसरी साइड गिर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अब हम डिस्कशन करेंगे
डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, जो कि इसी लॉज ऑफ मोशन का अगला भाग है और लास्ट पार्ट है, रोटेशनल मोशन। जिसमें हम, अच्छा तुम लोग को जल्दी बड़ी रहती है यार। ये सर रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 7 है, अभी हम चैप्टर नंबर 5 पे हैं, ठीक है। इनमें उन ऑब्जेक्ट्स की फ्री बॉडी डायग्राम की बात होती है या उन ऑब्जेक्ट्स के स्टैटिक्स डायनामिक्स की बात होती है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं। वो अगली क्लास में करेंगे, आज फ्रिक्शन तक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सर्कुलर डायनामिक्स बचा हुआ है।